हेलो एंड वेलकम अगेन गाइस। सो हम करेंगे आज एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर। आपके साइंस बुक में सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ 10th साइंस। ठीक है, ये केमिस्ट्री से बिलोंग करता है ये चैप्टर। तो बेसिकली आज से हम अपना केमिस्ट्री का सेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स ऑलरेडी चल रहा है क्लास 10th के लिए, मैथ्स ऑलरेडी चल रहा है क्लास 10th के लिए। तो आज से हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री, दैट इज़ योर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1। तो इस चैप्टर को समझने के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इस चैप्टर में, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड। जैसे आप केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखोगे, केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, किन किन चीज़ों को देख करके हम ये बता सकते हैं ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ना है, हमें बैलेंसिंग सीखना है इसमें। तो बहुत बेसिक सी बातें इसमें आएंगी और कोशिश करेंगे समझने का इसको। ठीक है, जैसे ही क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं, सिंबल्स आपको याद कराया गया होगा। तो ये सब हमने पढ़ रखा है क्लास 9th में। तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए केमिकल फॉर्मूले लिखने में, रिएक्शंस को लिखने में। तो आज से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। I'm in love with the cocoa. I got it for the long. तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये चैप्टर का नाम देख करके सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइंड में, केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं क्या एग्जैक्टली। तो देखो, आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस देखे हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि हम पढ़ते नहीं उसके बारे में, इसीलिए हमें वो ऑब्जर्व नहीं होता, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, आप बचपन से देखते आ रहे हो, जब आप एप्पल कट करते हो और कट करने के बाद एप्पल्स के स्लाइसेस को आप अलग अलग रखोगे तो कुछ देर के बाद क्या होता है सोचो। आफ्टर सम टाइम्स एप्पल के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ से आपने कट किया है वहाँ पे आप देखोगे उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर हो जाता है वो। सिमिलरली गर्मी के दिनों में देखते हो घर में दूध फट जाता है। समर सीज़न में आप दूध रखो कहीं पे, वो दूध फट जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो किस लिए होता है, वो क्या है, वो बस एक केमिकल रिएक्शन है जो मिल्क में हुआ। ठीक है, उसी तरह जब घर में खाना बनता है, जब खाना बनता है घर में तो वो भी एक तरह का रिएक्शन ही है। सिमिलरली जब आप एग बॉईल करते हो, अंडा एग बॉईल करो, तो देखो एग बॉईल करने से एग होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, एग बॉईल किया हमने, वो बन गया सॉलिड फॉर्म में, कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चला गया। सिमिलरली आयरन को देखो, जब आप किसी लोहे को देखो तो जब न्यू रहता है वो तो शाइनी सरफेस रहता है उसका, बट आफ्टर सम डेज उसे एक्सपोज कर दो एटमॉस्फेयर से, वो कुछ दिन के बाद वो रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाता है उसके ऊपर। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें किन के एग्जाम्पल्स हैं, किसका एग्जाम्पल्स है, केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, एक सब्सटेंस लो, उस सब्सटेंस से कुछ नया सब्सटेंस बन जाना, ये प्रोसेस ही, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही कहलाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन समझे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है बच्चों, दिस इज अ प्रोसेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक सब्सटेंस, जो प्रेजेंट सब्सटेंस है आपके पास, ये प्रेजेंट सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है न्यू सब्सटेंस में, कन्वर्ट हो जाता है न्यू सब्सटेंस में, या फिर आप बोलो सब्सटेंसेस में। आपके पास कुछ प्रेजेंट सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल आप ले लो कोल, बहुत सारा कोयला जमा करो, उसे जलाओ, कोयला जमा करने के बाद उसको जलाओगे तो कुछ देर के बाद आपको दिखेगा वहाँ जलने के बाद कुछ एशेज, राख बच जाता है उसके बाद। ठीक है, तो कोयला जलाने से क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट जो सब्सटेंस था, जो सब्सटेंस प्रेजेंटली थे, दैट इज योर कोल, वो चेंज हो गया पूरा का पूरा राख में। अब एक नया सब्सटेंस है, उस नया सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी नया होगा, उस सब्सटेंस का स्टेट नया होगा, उस सब्सटेंस का कलर नया होगा, सब कुछ नया बन जाता है। ठीक है, और हम बोलते हैं ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं इरिवर्सिबल। याद रखना इस बात को, केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन बोलो या बोलो केमिकली ये चीज़ चेंज हो गया। ठीक है, they are irreversible, so chemical reactions are irreversible. ठीक है,
Chemical reaction is a process in which the present substance changes into a new substance or substances having different identity or having a new identity, having new identities and properties, having new properties as well as identities. क्लियर है ना? केमिकल रिएक्शन समझो क्या है, जैसे दूध लो, ठीक है, एक बर्तन में, छोटे से बर्तन में दूध लो, गर्मी के दिनों में उसको रख दो, गर्म मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, दूध लेकर के कहीं कोने में किचन में रख दो, क्या होगा? दूसरे दिन दूध फट जाएगा तो क्या होगा? मम्मी पापा से कुटाई खाएंगे, यही होगा ना, मार खाएंगे मम्मी पापा से, एक दूध रखे तो वो फट गया। मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, पूरा का पूरा जो दूध था आपका, अब वो चेंज हो गया कर्ड में। दूध फटता है तो क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है, ठीक है। पहले आपके पास था मिल्क, अब बन गया वो कर्ड। तो क्या आप बोल सकते हो वो कर्ड मिल्क है? नहीं बोल सकते। क्या आप बोल सकते हो पहले वाला मिल्क कर्ड है? नहीं बोल सकते। तो जब चेंज हुआ, पहले हमारा सब्सटेंस था मिल्क, जब मिल्क चेंज हुआ कर्ड में, तो देखो ये मिल्क चेंज हुआ कर्ड में, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। अब ये न्यू सब्सटेंस के पास एक नया प्रॉपर्टी, एक नया आइडेंटिटी है। क्लियर है ना? पूरा का पूरा सब्सटेंस चेंज हो जाता है। अब फिर से आप सोचोगे कि हम कर्ड को वापस मिल्क में चेंज कर दें, तो ये कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। ओरिजिनल स्टेट में ये वापस नहीं आ सकता है। एक बार ये चेंज हो गया, इसका सारा का सारा सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो ये कर्ड वापस से न्यू सब्सटेंस, पुराना सब्सटेंस बना नहीं सकता। दे आर इरिवर्सिबल, ठीक है। आपने पढ़ा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, और केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जिनको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकल चेंज में आपका आ जाएगा कटिंग ऑफ अ ट्री, ठीक है, उसमें कोई स्टेट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। आप लकड़ी काटोगे तो ऐसा नहीं कि उसका स्टेट चेंज हो जाएगा या फिर वहाँ पे कुछ कलर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लकड़ी है तो लकड़ी ही रहेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर आप लकड़ी को जलाओगे, लकड़ी जला, वहाँ पे क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। लकड़ी जलाओगे कोयले में चेंज हो जाएगा, कोल बन जाएगा वो, तो वो हो गया केमिकल चेंज। बट कटिंग ऑफ अ ट्री, टीयरिंग ऑफ अ पेपर, ये सब क्या है? मेल्टिंग ऑफ एन आइस। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मेल्टिंग ऑफ एन आइस फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? बच्चों, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको सबसे पहले देखना होगा उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, आइडेंटिटी में न्यू सब्सटेंस बन रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। वैसे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस किस बेसिस पे हम बता सकते हैं हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं। लेकिन बिना ये सब जाने आप कैसे बता सकते हो कि मेल्टिंग ऑफ एन आइस, क्या ये एक फिजिकल चेंज है या फिर एक केमिकल चेंज है? देखो, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्या है? आइस आपका है सॉलिड स्टेट, आइस से सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो कन्वर्ट होने पे क्या आइस का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है क्या? नहीं, आइस का प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? देखो, आइस क्या है ना, आइस एक लिक्विड का ही फॉर्म है, आइस एक लिक्विड का ही फॉर्म है। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, पानी कुछ बस आपने जमा दिया है, वो बन गया आइस, और वो पिघल जाएगा तो वो बन जाएगा वाटर। तो मेल्टिंग ऑफ एन आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। क्लियर है? केमिकल चेंज तब होगा जब आप किसी चीज़ को जलाओगे, चेंज हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका केमिकल चेंज। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यू प्रेजेंट सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस न्यू सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटीज सब कुछ न्यू होगा। जैसे आपने लिया आयरन, आयरन को आप एक्सपोज कर दो एयर से, मॉइस्ट एयर से, ये कन्वर्ट हो जाएगा रस्ट में, जंग लग जाएगा इसके ऊपर। अब देखो पूरा का पूरा नया कंपाउंड बन गया। रस्ट को हम बोलते हैं केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और ये आयरन होता है Fe, आयरन इज Fe। 9th क्लास में आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, एलिमेंट का सिंबल Fe, रस्ट का Fe2O3 XH2O जो हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो पूरा का पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है यहाँ पे, ये कहलाता है केमिकल रिएक्शंस। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं क्या होता है केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस को जानने के लिए हमें ये देखना होगा हमारा प्रेजेंट सब्सटेंस चेंज होकर के दूसरा सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं, और दूसरे सब्सटेंस के पास पूरा का पूरा नया प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, नया आइडेंटिटी होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, अपने एनसीईआरटी बुक से कुछ एक्टिविटीज़ कराया गया है वहाँ पे, उन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम समझेंगे क्या होता है ये केमिकल रिएक्शंस। तो आइए देखते हैं एक्टिविटीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक केमिकल रिएक्शन विद दिस टू गिवन
एक्टिविटीज़, ये दोनों एक्टिविटीज़ आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। आइए समझते हैं ये क्या है। केमिकल रिएक्शंस, आप याद रखना कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, आपके दिमाग में होना चाहिए वी आर स्टडिंग केमिकल रिएक्शंस, हम समझ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है। देखिए चलिए, तो पहला रिएक्शन आपके पास है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम एक छोटा सा मैग्नीशियम रिबन का पीस ले लेंगे। उस मैग्नीशियम रिबन को, देखो ये मैग्नीशियम रिबन है, दिस इज योर मैग्नीशियम रिबन। इस मैग्नीशियम रिबन को हमने एक चिमटा से पकड़ कर रखा है। चिमटा यू नो टोंग, उसे हम पेयर ऑफ टोंग्स बोलते हैं, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन को हमने इस टोंग से पकड़ कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक बर्नर है, ओके। दिस इज द वॉच ग्लास और इसके ऊपर है ऐश। देखिए एक्टिविटी क्या है, वी आर टेकिंग अ मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन कम से कम इस लेंथ का होना चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर्स, ओके। 15 to 20 सेंटीमीटर्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन लेना है। इस मैग्नीशियम रिबन को एक टोंग से पकड़ लेना है, पकड़ करके इसे बर्नर के ऊपर लाना है। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उस मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से रब करेंगे। सैंड पेपर यू नो, सरेस पत्ता, जो आप अगर जंग लग जाता है लोहे में तो हम उसे सैंड पेपर से रब करके उसे शाइनी बनाते हैं वापस से। तो उस सैंड पेपर से हम इस मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले रब करेंगे, ठीक है। जब रब करोगे तो मैग्नीशियम रिबन का शाइनी सरफेस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब वो शाइन करने लगेगा। तो उसके बाद इस मैग्नीशियम रिबन को इस टोंग से पकड़कर हम बर्नर के ऊपर रखेंगे और इसे जलाएंगे। जब देखोगे जब ये जलेगा तो बहुत ही ब्राइट लाइट के साथ जलता है। इट बर्न्स विथ अ डैजलिंग लाइट, बर्न्स विथ अ ब्राइट डैजलिंग लाइट, ओके। ये मैग्नीशियम रिबन बहुत ही ब्राइट लाइट के साथ जलता है। जब ये जलेगा तो इसका कुछ ऐश निकल कर आएगा। ये जलने के बाद कुछ राख निकलता है, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन से हम इस ऐश को इस वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है। जब आप बर्न करोगे मैग्नीशियम रिबन को तो ये मैग्नीशियम रिबन टोटल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। देखिए इधर समझिए, मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है। बर्न कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को। एंड वी नो बर्निंग कब होता है, जब एयर हो, ऑक्सीजन हो, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो बर्न तभी होगा, किसी चीज़ को आप जब जलाओगे तो वो तभी जलेगा जब आपके पास ऑक्सीजन, एक सफिशिएंट सप्लाई हो ऑक्सीजन का। तो हम बोल सकते हैं ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के सप्लाई में बर्न हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात याद रखना है यहाँ पे जो मैंने बताया, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसे सैंड पेपर से रब करेंगे। जब तक वो शाइनी ना हो जाए तब तक हम रब करते रहेंगे, उसके बाद जलाना है। बिना रब किए आप जलाओगे तो ये मैग्नीशियम रिबन नहीं जलने वाला, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं जलने वाला, आगे हमारे टॉपिक में है ये चीज़। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो बर्न किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो जलने के बाद क्या बचेगा, देखो ये जल जाएगा तो राख बचेगा, ऐश बचेगा। तो ऐश हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया और इस ऐश का नाम है केमिकल नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस ऐश को हम केमिकली बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम से बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या आपको दिख रहा है, टोटल इनिशियल सब्सटेंस चेंज हो गया न्यू सब्सटेंस में। ये था इनिशियल सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। पूरा का पूरा सब्सटेंस का स्टेट ही चेंज हो गया। ये सॉलिड स्टेट में था, ये राख बन गया, ठीक है। ये शाइनी था लेकिन ये ब्लैक राख आएगा या थोड़ा बहुत ग्रे कलर का राख हो जाएगा, ठीक है। तो ये था शाइनिंग मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया, जलाया, तो ये बन गया, कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, राख में। का पूरा न्यू आइडेंटिटी, ठीक है। इसका एक नया आइडेंटिटी है, ये एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ जब आपने मैग्नीशियम को जलाया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो किस तरह प्रेजेंट सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी। आपको याद क्या रखना है, जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को रब करेंगे सैंड पेपर से। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये था आपका एक्टिविटी नंबर 1। चलिए आते हैं दूसरे एक्टिविटी में। दूसरा एक्टिविटी क्या है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब होता है बच्चों, एक होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में फ़र्क ये है
कंसनट्रेटेड 100% प्योर एसिड होगा, उसमें किसी तरह का मिलावट नहीं होगा। बट डाइल्यूट एसिड जब हम बनाते हैं, डाइल्यूट एसिड में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो डाइल्यूट एसिड ये होता है जब आप वाटर मिक्स कर दो कुछ एसिड में, और कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जब आप पूरा का पूरा प्योर एसिड बिना किसी मिलावट के लेते हो। चलिए देखते हैं। तो रिएक्शन हम किसका किसका कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, इस एसिड में हम कुछ जिंक के स्मॉल स्मॉल पीसेस डालेंगे। तो देखो क्या है, ये हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क होता है, आप जब लैब में गए होंगे तो आपके टीचर्स ने आपको दिखाया होगा फ्लास्क किस तरह का रहता है, कोन शेप्ड का होता है ये, इस तरह का। ये कॉनिकल फ्लास्क होता है, ग्लास का बना होता है ये, ठीक है, ये ग्लास का बना होता है। हम इस कॉनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें पहले, ठीक है ना। डालने के बाद हमने कुछ जिंक के पीसेस, स्मॉल स्मॉल पीसेस डाला इसमें, जिंक के स्मॉल स्मॉल पीसेस डाला हमने। उसके बाद इस पूरे फ्लास्क को हमने एक कॉर्क से बंद कर दिया, और ये ग्लास ट्यूब दिख रहा है आपको, यहाँ से ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये हमने ग्लास का एक ग्लास रॉड हमने यहाँ से डाला, ठीक है, ये ओपनिंग है, ग्लास रॉड ये ओपनिंग है। अब देखो जब हम इसमें जिंक डालेंगे, क्योंकि ये एसिड है, जब हमने इसमें जिंक डाला तो स्मॉल स्मॉल बबल्स दिखाई पड़ेंगे आपको एसिड में, और ये बबल्स होते हैं बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे एक गैस इवॉल्व होगा जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ जिंक मेटल्स, जिंक इज अ मेटल, जिंक मेटल छोटे छोटे पीसेस में डालोगे, इसे हम बोलेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स। तो दिख रहा है आपको ये जिंक ग्रेन्यूल्स यहाँ पर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। जब इसे डालोगे तो एक गैस इवॉल्व होगा, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस दिखेगा आपको, एवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ आपको दिखेगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। और ये गैस कौन सा होता है, ये गैस होता है हाइड्रोजन, H2 गैस, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस यहाँ पे दिखेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा इनिशियल सब्सटेंस क्या था, इनिशियल सब्सटेंस था जिंक, ठीक है, जिंक में हमने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप बोलो सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक ऐड किया। इसको इस तरह से लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में हम ऐड कर रहे हैं जिंक। और ये कैसा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये है डाइल्यूट, भूलना मत, ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। और ये एवोल्यूशन ऑफ गैस किस कारण से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, क्योंकि यहाँ पे H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख रहे हो जब आप दो कंपाउंड्स को यहाँ मिक्स करते हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो एक इनिशियल सब्सटेंस से हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है ना। तो इसे ही बच्चों हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। इसी तरह दो और एक्टिविटीज़ हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारा फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ एक्टिविटी क्या है, रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। चलिए देखिए, एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाला लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो वाटर में मिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स होते हैं वो। तो ये दोनों हमारा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब ये लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और ये पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन दोनों के दोनों क्लियर होते हैं और कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता और ये बहुत ही क्लियर होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह दिखते हैं ये, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स कैसे करना है, हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को डालेंगे। अब देखो मिक्स करने का तरीका क्या है, जब आप लैब में जाओगे, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं बच्चों, इन एक्टिविटीज़ को आप अकेले लैब में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करोगे। आप जब भी ये एक्टिविटीज़ करोगे लैब में, आपके पास एक टीचर होना चाहिए। आप खुद से एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, बिकॉज कुछ केमिकल्स बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो ठीक है, पर अगर वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ना हो करके कॉन्क H2SO4 हो, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो इट में इवन बर्न योर हैंड्स। तो इसीलिए आप जब भी एक्टिविटीज़ करो, जब भी किसी लैब में जाकर आप एक्सपेरिमेंट करो, तो आपके साथ आपके टीचर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस हमें लेना है। और आप जब भी करो तो बिल्कुल आँख में इस तरह से नज़दीक लाकर नहीं करोगे, अपने आइज़ के नज़दीक लाकर नहीं करोगे। आपको देखो, जैसे इसी एक्टिविटीज़ को ले लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने का तरीका क्या है, ये शरबत नहीं है कि आप उझल कर मिक्स कर दोगे, ठीक है ना। तो मिक्स करने का यहाँ पर एक प्रोसेस होता है। ये क्या है आपका, सपोज हमारे इस हाथ, मेरे इस हाथ में देखो, इस हाथ में मेरे लेड नाइट्रेट
नाइट्रेट है और इस हाथ में पोटेशियम आयोडाइड है। तो लेड नाइट्रेट में हमें मिक्स करना है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करना है लेड नाइट्रेट में। तो हमने लिया ये लेड नाइट्रेट, तो पोटेशियम आयोडाइड ऐसे पूरा मत डाल देना, समझ रहे हो, ऐसे पूरा नहीं, ऐसे पूरा हो गया खेल खत्म, ऐसे पूरा डालो खेल खत्म, आपका कुछ नहीं हो सकता फिर। तो इसका तरीका ये है कि आपके पास ये है लेड नाइट्रेट, आपने लिया पोटेशियम आयोडाइड, हम क्या करेंगे, नहीं हम क्या करेंगे, देखो देखो, अरे देखो 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 क्या करेंगे हम, ये हमारा एक सोल्यूशन, हम धीरे धीरे स्लोली, बहुत ही स्लोली इसको 1 ड्रॉप करके, ड्रॉप वाइज डालेंगे, 1 to 2 ड्रॉप्स धीरे 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 धीरे, ठीक है, डालकर स्टिर करेंगे, इसे हल्का सा शेक करेंगे, धीरे धीरे शेक करेंगे, फिर डालेंगे, फिर स्टिर करेंगे, फिर डालेंगे, फिर स्टिर करेंगे। इस तरह होना चाहिए आपका डाइल्यूशन का प्रोसेस या फिर मिक्सिंग ऑफ एनी 2 सब्सटेंसेस इन द लैबोरेटरी। तो हमने क्या किया, देखो हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को डाला। अब देखो जब हम इसे मिक्स करेंगे ना, तो मिक्स करने पे हमें दिखेगा इस वाले टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब देखो मिक्स करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ कुछ कलर फॉर्मेशन हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, ठीक है। प्रीसिपिटेट क्या होता है हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं, तो आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, क्योंकि हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है, अब सीरीज स्टार्ट हो चुका है, रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये हमारा है लेड नाइट्रेट, हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो जब हमने मिक्स कर दिया तो मैंने बता दिया किस तरह मिक्स करना है, और ये एक्टिविटी आप अकेले नहीं करोगे। तो इसके बाद देखोगे आप नीचे में एक कलरफुल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सब्सटेंस होता है प्रीसिपिटेट, ठीक है, इसे हम पीपीटी बोलते हैं, प्रीसिपिटेट। ये येलो पीपीटी बन जाता है और ये येलो सब्सटेंस कहलाता है हमारा लेड आयोडाइड। क्या हमने लेड आयोडाइड डाला था क्या? नहीं, हमने क्या डाला था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हम लोगों ने मिक्स किया। मिक्स करने से एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, और ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है हमें किस तरह पता चला, बिकॉज ऑफ द चेंज इन कलर। अब देख रहे हो यहाँ पे ये आपका चेंज इन कलर हुआ, येलो पीपीटी बना, येलो प्रिसिपिटेट बना। और अब समझ लो अभी के लिए, येलो प्रिसिपिटेट जो होता है ना, ये इनसॉल्युबल होते हैं, किसी भी लिक्विड में, एसिड्स में प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड। तो यहाँ पे देखो ये बना येलो प्रिसिपिटेट। अब येलो प्रिसिपिटेट बन रहा है तो हमें पता है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, चेंज इन कलर हो रहा है। यहाँ पे पहले वाले में क्या हुआ था, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ था, दूसरे वाले में भी एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ था, सॉरी एवोल्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी वहाँ दिखा था हमें। दूसरे वाले एक्टिविटीज़ में जहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था वहाँ एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ था। यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, या फिर आप बोलो चेंज इन कलर। क्लियर है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट एंड चेंज इन कलर। प्रिसिपिटेट बना है, ये कैसे पता चला, जब हमने देखा यहाँ पे एक सब्सटेंस बना है जिसका कलर चेंज हो गया, तब हमें पता चला ये एक प्रिसिपिटेट है। किस कलर का, येलो प्रिसिपिटेट है, येलो पीपीटी बना है, और ये येलो पीपीटी को हम क्या बोलेंगे, लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड का कलर होता है बच्चों येलो। क्लियर है ना, आपके एग्जाम में बहुत कलर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहता है, ये सब्सटेंस इससे मिक्स किया गया, पूछा जाएगा इस सब्सटेंस को हमने इससे मिक्स किया, उसके बाद एक कलरफुल सब्सटेंस बना येलो कलर का, अब बताइए सब्सटेंस का नाम क्या है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, येलो प्रिसिपिटेट लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, यू विल आंसर इट येलो, आपका आंसर होगा येलो। आइए देखते हैं आगे, लास्ट एक्टिविटी हमारा देखो, यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हुआ और येलो कलर फॉर्मेशन, येलो कलर आपको दिखा, ठीक है, चेंज इन कलर हुआ यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं अब हमारा रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हमने देखा था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बताया अभी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड। अब देखो अब आप केमिस्ट्री पढ़ने लगे हो, ठीक है, अब जितने भी टेक्निकल टर्म्स आते जाएंगे ना, मैं साथ ही साथ आपको बताता जाऊंगा। आपका काम ये है, आप ऊपर में कहीं कॉपी में लिखते चले जाओ। जब प्रॉपर्ली इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, डेफिनेशन एंड ऑल सब कुछ मिलेगा। बट अभी के लिए आप इस एक्टिविटीज को कॉपी में अच्छे से उतारोगे और उसके ऊपर में कहीं कहीं लिखते चलो कि ये येलो कलर का होता है, डाइल्यूट ये होता है, कंसंट्रेटेड ये होता है, एक्वस का मतलब ये होता है। क्योंकि आने वाले टॉपिक में अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ केमिकल रिएक्शन, अभी इक्वेशंस पे हम नहीं आए हैं। मैं बता रहा हूं आपको रिएक्शंस होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस अभी हम समझ रहे हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम इक्वेशंस देखेंगे, इन्हीं सारे एग्जांपल्स को लेकर हम इक्वेशंस बनाएंगे। जिस तरह आप मैथमेटिक्स में इक्वेशंस पढ़ते हो ना, LHS इक्वल्स टू RHS करके, LHS में कुछ एक्सप्रेशंस रहेंगे, बीच में इक्वल टू साइन होता है, फिर इधर RHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं हमारे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। चलिए तो देखिए हमारा लास्ट एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है और कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब मिलावट, किस चीज़ का, वाटर का, ठीक है। कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर है और कुछ परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है और बहुत ही 0.1 या 1% का वाटर है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो प्योर फॉर्म होते हैं ना एसिड्स का, 100% प्योर फॉर्म या 99% प्योर फॉर्म या 99.99% ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ एनी एसिड, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड एसिड। एंड कंसंट्रेटेड एसिड बच्चों ज़्यादा हार्मफुल होते हैं डाइल्यूट एसिड से, बिकॉज वो कंसंट्रेटेड है। प्योर एसिड्स आप छुओगे, हो सकता है आपका हाथ जल जाए। इसीलिए एसिड्स के साथ आपको लैब में बिल्कुल भी खेल नहीं करना है। आपको दिखे वो एसिड है, ऊपर में लेबल लगा है, आप उससे दूर रहो। क्लियर है? चलिए देखिए, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने रखा एक एसिड, हमारे पास है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने इस टेस्ट ट्यूब को भर दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। अब हम इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट पुट करने से आपको दिखेगा स्मॉल स्मॉल बबल्स, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, पेप्सी, आप देखते हो ना, पेप्सी लो, कोका कोला लो, उसको ग्लास में डालो, ग्लास में डालने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालो, उसमें नमक डालो, देखोगे आपको इफरविसेंस दिखेगा। इफरविसेंस मतलब झाग, झाग दिखेगा आपको। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है, झाग बनने लगता है, ठीक है। झाग क्यों बनता है, यहाँ रीज़न है। ये झाग इसलिए बन रहा है बिकॉज जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट मिक्स कर रहे हो तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस हो रहा है, यहाँ पे CO2 गैस निकल रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस ये इफरवेसेंस आता है। देखो पेप्सी में भी क्या होता है, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में, बीवरेजेस में क्या होता है, CO2 गैस को मिक्स किया जाता है सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है। तो जब आप नमक डालोगे उसमें तो आपको दिखेगा झाग बनता है, नीचे से छोटा छोटा बबल्स आते हैं ऊपर, वो झाग बनने लगता है, तो वो होता है CO2 गैस का बबल्स। यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का झाग दिखता है, ये झाग आता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ हो रहा है एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। बोलो समझ आ रहा है? इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटी में हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। इस एक्टिविटी में हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के साथ साथ हमने देखा चेंज इन कलर। हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट एंड चेंज इन कलर। एंड बच्चों यही सारे कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। टॉपिक डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मतलब हम किस तरह बोल सकते हैं किसी भी रिएक्शन को देखकर ये हमारा केमिकल रिएक्शन है या फिर ये केमिकल रिएक्शंस नहीं है। तो आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुछ 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा जो हमने यहाँ पर अभी देखा है। इन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। अगर आप किसी रिएक्शन को चेक करना चाहते हो ये केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं, तो आप देखोगे उसमें चेंज इन कलर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ चेंज इन कलर हुआ तो चेंज इन कलर हो गया, होने के कारण ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। पहला चीज़ चेंज इन कलर। दूसरा चीज़ चेंज इन द स्टेट। स्टेट मतलब पहले जो स्टेट है आपके पास वो पूरा का पूरा न्यू स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाना, ठीक है। अब इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, वैसे मैंने बताया मेल्टिंग ऑफ एन आइस में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आइस जब सॉलिड स्टेट में है, अब उसमें मेल्ट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो बोलोगे यहाँ चेंज ऑफ स्टेट हुआ ना, तो यहाँ पर तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट के कारण हम इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। नहीं बच्चों, ये गलत है। हालांकि यहाँ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, लेकिन आप देखो क्या आइस और वाटर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। मैंने आइस को वाटर में तो चेंज कर दिया, ठीक है। क्या हम फिर से वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं? समझ आ रही है? आइस को वाटर में चेंज कर दिया हमने, फिर से वाटर को हम आइस में चेंज कर सके, फिर से वाटर को फ्रीज करो, वाटर बन जाएगा आइस। तो यहाँ पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। जहाँ से हमने यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आइस से वाटर बनता है, हम फिर से चाहे तो वाटर से हम आइस बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ जो कलर चेंज हुआ है, आप चाहोगे ये वापस से हमें ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस दे दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, वेयर एज द मेल्टिंग ऑफ आइस
फ्रॉम आइस टू वाटर इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप वाटर को चेंज कर दो वाटर वेपर में, कंडेंस करो, वापस से वाटर आ जाएगा, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज है। ये क्लियर है? क्लियर हो गया? तो पहला हमारा पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में, और फर्स्ट पॉइंट वाज चेंज इन कलर, दूसरा था चेंज इन स्टेट, तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा था यहाँ पे, CO2 गैस इवोल्व हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा था, यहाँ एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस हो रहा है, तीसरा हो गया। उसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये भी होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। और क्या क्या हो सकता है बताइए? टेम्परेचर में भी अगर चेंज हो तो भी हम बोलेंगे वो हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। देखो मैं रब कर रहा हूँ और मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आप हेडिंग डाल करके लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आइदर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखे, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक भी आपको दिखे तो आपको समझ जाना है वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी देखो यहाँ कलर चेंज हो रहा था, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट, स्टेट में अगर कोई चेंज हो तब वहाँ पे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, तब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मेल्टिंग ऑफ एन आइस में यहाँ भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है लेकिन फिर भी ये केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं कहलाता है? अब बताइए, तो आपका आंसर होगा बिकॉज मेल्टिंग ऑफ एन आइस इज अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, इसीलिए हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। एक्टिविटी में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा था तो वो टेस्ट ट्यूब वार्म हो गया था, गर्म हो गया था बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ। फोर्थ है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। हमने देखा था जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाला था वहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में, तो वहाँ पे H2 गैस इवॉल्व हो रहा था। और अभी हमने देखा जब हमने यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ सोडियम कार्बोनेट डाला तो वहाँ पे भी CO2 गैस का इवॉल्व हुआ, तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस आपका फोर्थ में आ जाएगा। और फिफ्थ में आएगा देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कहाँ है फॉर्मेशन ऑफ? यस, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन अब बनाने के लिए बोला जाए तो आप बना सकते हो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। जरा बनाकर देखो क्या होगा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, कहाँ लिखो, यहाँ लिख लूँ, इन विच दे आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस in which a new substance or substances, और इस लगा देना, और substances with new properties are formed। देखिए न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंसेस बनते हैं एक न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, लिखना सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि वीडियोस डेली आएंगे, अब रेगुलर बेसिस पे आएंगे। तो आपका चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं होगा तो हो सकता है आपसे वीडियो छूट जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहें अच्छे से, ठीक है।